आज हम सुल्तान बलबन और उसके उत्तराधिकारियों के विषय पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर। दिल्ली सल्तनत के जो राज्य के आधारभूत स्तंभ हैं उनमें एक नाम आता है, वो है सुल्तान बलबन का। सुल्तान बलबन जो कि मूल रूप से ममलूक राजवंश का था और दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने इस राज्य को सुदृढ़ीकृत करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया। अब इसमें बात ये आती है कि ये आपके सामने एक स्लाइड आ रही है, इसमें देखिए आप वन बाय वन आप देख सकते हैं कि सबसे पहला शासक ऐबक रहा। ऐबक, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये पहला शासक है लेकिन सुल्तान नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट शासक है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है इस राज्य का मूल संस्थापक रहा, जिसने दिल्ली सल्तनत की मुख्य रूप से नींव डाली, क्योंकि ऐबक ने जिस तरह से स्थापित किया था वो आराम शाह के समय में एक तरह से खोसा गया। तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उसके बाद आया इल्तुतमिश के बाद, वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह आया और उसके उपरांत रजिया सुल्तान आई, जो कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रही, सुल्तान रही। और यहीं से इसके बाद लगभग 1246 से लेकर के और 1266 तक 66 तक एक काल शुरू होता है जो कि बलबन का युग था। बलबन बलबन ने करीब 20 साल तो एक डी फैक्टो रूलर के रूप में काम किया और इसके उपरांत उसने वास्तविक शासक के रूप में काम किया 66 से लेकर के 86 के बीच तक। अब यहाँ पर हम बलबन के बारे में जब बात करते हैं तो बलबन के 3 आयाम हम मुख्य रूप से देखेंगे। पहला आयाम कि उसने राज्य के विस्तार के बजाय राज्य के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया। दूसरी बात ये कि उसने मंगोल नीति के संबंध में सुरक्षात्मक डिफेंसिव पॉलिसी को फॉलो किया। सुरक्षात्मक नीति को फॉलो किया, डिफेंसिव पॉलिसी को फॉलो किया। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो उसकी आती है वो है राजत्व का सिद्धांत, राज्यत्व का दैवीय सिद्धांत। ये 3 पक्ष हैं जो बलबन को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं। अब इस संबंध में हम आगे चलते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मूल नाम इसका गयासुद्दीन बलबन है और जिसका शासनकाल मैंने आपको बताया 2 रूपों में देखा जा सकता है। एक डी फैक्टो रूलर के रूप में जो 46 से लेकर 66 तक रहा, और एक वास्तविक शासक के रूप में जो 66 से लेकर के 87 तक मान सकते हैं इसको। तो बहाउद्दीन बलबन इसका मूल नाम था, बहाउद्दीन बलबन। और इल्बरी टर्क्स था एक ये। 1207 में इसका जन्म हुआ और 1266 में इसका सुल्तान के रूप में राज्याभिषेक हुआ। इसके जो उपनाम हैं ये इन पे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे उलू खां है, जिले लाही है, गयासुद्दीन है, नियाबत खुदाई है। ये उसके वो टाइटल हैं जो उसने राजत्व के दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत लिए हैं। अब इसके उपरांत हम बात करते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात, दिल्ली सल्तनत का ये पहला व्यक्ति था जिसने रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह हिंदी में बोलते हैं रक्त एवं लौह, और इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी मूल रूप से ये मंगोलों की हुआ करती थी मध्यकाल में। इसे ही बलबन ने फॉलो किया, इसे ही बलबन ने अपनाया। और इसका मतलब ये होता था कि जब कोई युद्ध हो तो युद्ध के दौरान और युद्ध जीतने के बाद उस इलाके के मेल पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया जाए ताकि वहाँ कोई विद्रोह करने वाला बचे ही नहीं। तो रक्त एवं लौ सुदृढ़ीकरण की नीति। और इसके दौरान होता ये था कि महिलाओं और बच्चों को स्लेव बना लिया जाता था। इसके बाद हम जब बात करते हैं तो ये उस समय का एक मैप है। तो दिल्ली सल्तनत, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस बात को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सल्तनत एक बहुत बड़ा राज्य नहीं था। दिल्ली सल्तनत भारत का एक छोटा सा राज्य था। भारत में उस समय अनेक अन्य राज्य और राजवंश भी हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली सल्तनत, क्योंकि दिल्ली को बड़े लंबे समय से उत्तर भारत की राजनीति का एक केंद्र माना जाता रहा, इसलिए इसको महत्व दिया गया। तो यहाँ पर बलबन ने कोई विस्तार नहीं किया। ये बलबन का मकबरा है, आप देख सकते हैं। और ये बलबन यानी सल्तनत में दिल्ली सल्तनत के विस्तार का पार्ट आप देख सकते हैं, इतना भाग में
दिल्ली सल्तनत था। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बलबन के समय में भी मंगोलों के आक्रमण हुए। दरअसल जब हम बात करें मंगोल साम्राज्य की, तो ये जो मंगोल थे ये ऐसे आते थे, ये आक्रांता मंगोल थे, और इनका उल्लेख आता है कि इन्होंने यूरोप में भी जा कर के राजवंशों का सत्यानाश किया, उनको समाप्त कर दिया। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इनका आना शुरू होता है। सबसे पहले 1221 में चंगेज खां आया। इसके अलावा अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में बहुत से मंगोल आक्रमण हुए, और इन्हीं के कारण से बलबन ने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की। ये आप देख रहे हैं, मैप आपके सामने है। ये भारत की उत्तर पश्चिम सीमा है, रावी नदी और उसके आसपास का क्षेत्र जो कि दिल्ली से जुड़ा हुआ था। ये दिल्ली है, ये रावी नदी के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ बलबन द्वारा अपनी सेनाएं तैनात की गई। यहाँ पर फोर्ट बनाए गए, फोर्ट किले बनाए गए। यहाँ पर अपने विश्वास पात्र लोगों के को उसके द्वारा नियुक्त किया गया। अब स्थिति ये आती है कि इस कारण से उत्तर पश्चिम की ओर से आक्रमण होने कम हो गए, रुक गए, और मंगोलों को दिल्ली में या दिल्ली सल्तनत के इलाके में तहस नहस करने का अवसर नहीं मिला। तो ये आप देख सकते हैं, ये मंगोलों का आगमन है उस समय में। ये एक मंगोल सैनिक है, और किस तरह से ये मंगोल सैनिक हम देखते हैं कि ऐसे आ रहा है दिल्ली की तरफ। तो इन मंगोलों के प्रति हमारे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में 3 तरह की नीतियाँ आती हैं। एक नीति को हम कहते हैं पृथकीकरण की नीति, जो कि इल्तुतमिश ने अपनाई। एक नीति को कहते हैं हम सुदृढ़ीकरण की नीति या डिफेंसिव पॉलिसी, जो कि बलबन ने अपनाई। और एक को कहते हैं हम आक्रामक नीति, जो अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनाई। इस तरह से हम यहाँ पर इन पॉलिसीज़ की बात करते हैं। ये आप मंगोलों का प्रवाह देख सकते हैं, मंगोल किस तरह से आए। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जब हम रक्त एवं लौह की नीति की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ एक शब्द आता है राजत्व का दैवीय सिद्धांत। जिसके अंतर्गत बलबन ने माना कि जो सुल्तान होता है, शासक होता है, वो अल्लाह का इस पृथ्वी पर प्रतिछाया है। सबसे पहले शब्द आया, उसने बोला मैं जिले इलाही हूँ। जिले इलाही, इस शब्द को अच्छी तरह समझ लें। ये जिले इलाही बाद में मुग़ल सम्राटों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। मैं जिले इलाही हूँ, अर्थात धरती पर, पृथ्वी पर अल्लाह की, पृथ्वी पर अल्लाह की छाया, शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो अपने को अल्लाह के समकक्ष रखना, अल्लाह की प्रतिछाया बताना, ये काम सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में बलबन द्वारा ही किया गया। इसके उपरांत एक बात और आती है कि उसने बोला कि मैं सुल्तान जो है वो अल्लाह का प्रतिनिधि है, तो इसके लिए बोला गया नियाबत खुदाई, नियाबत ए खुदाई, अर्थात इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सुल्तान अल्लाह का एक तरह से प्रतिनिधि है। इसके साथ साथ उसने कुछ और काम भी किए। वो काम थे कि उसने खुद को अफरासियाब का वंशज घोषित किया। अफरासियाब एक हीरो है शाहनामा का, और भी बहुत से लोगों ने इससे अपने को जोड़ने की कोशिश की कि किस तरह से हमारा राजवंश या हम इस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उसने जो किया, उसने विशुद्ध तुर्क राजवंश या विशुद्ध तुर्क वंश पर उसने जोर दिया। जो लोग तुर्की नहीं थे, टर्किश बैकग्राउंड के नहीं थे, उसको उसने सेवाओं से अलग कर दिया। साथ ही दरबार संबंधी नियम लागू किए, दरबार के शिष्टाचार के नियम लागू किए, और इसमें दरबार में हंसी मजाक बंद कर दिया। हंसी मजाक बंद,
दरबार में उसके द्वारा इसके अतिरिक्त और बहुत से परिवर्तन किए गए, जैसे सजदा और पाइबोस, सजदा और पाइबोस, सुल्तान के सामने झुकना और सुल्तान के पाँव चूमना। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा और अन्य बहुत से परिवर्तन किए गए। उसने सुदृढ़ न्याय का सिद्धांत अपनाया। सुदृढ़ न्याय का सिद्धांत अपनाया और इस न्याय के अंतर्गत उसने दोधारी तलवार की तरह दो तरह की पॉलिसी चली। उसके द्वारा उन लोगों को भी उनका भी दमन किया गया जो उसके विरोधी हुआ करते थे। इस प्रकार से उसने दरबार संबंधी नियम बनाए, अपने स्वयं से संबंधी नियम बनाए, अपने व्यक्तित्व को उसने बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। कहते हैं कि उसका चेहरा 1 गज का चेहरा था। उसके आसपास में नंगी तलवारें लिए लोग रहते थे, सुरक्षा गार्ड, नंगी तलवारें लिए लोग रहते थे। और इस कारण से हम देखते हैं कि उसका जो अपना ऑरा था, उस ऑरे को उसने बहुत बढ़ा चढ़ा कर रखा। कई लोग कहते हैं कि उसने ऐसा इसलिए किया कि क्योंकि सुल्तान पद की जो गरिमा थी, सुल्तान पद की गरिमा थी, वो गरिमा निरंतर गिरती जा रही थी। इसलिए इस गरिमा को बनाए रखने के लिए उसने सुल्तान को एक महत्वपूर्ण पद उसका बना दिया। यहाँ पर एक बात आती है कि एक शब्द जिसका पहले हमने प्रयोग किया था, तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी। ये 40 तुर्की अमीरों का दल था, जैसा कि पहले भी बात आ चुकी है, और ये इल्तुतमिश ने बनाया था। लेकिन बलबन ने इस दल को समाप्त कर दिया, क्योंकि ये 40 तुर्की अमीरों का दल होता था और ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था। बलबन खुद इस चालीसा का, तुर्कान चहलगानी का सदस्य रह चुका था। इसलिए उसने सोचा कि अगर इस दल का दमन नहीं किया तो हो सकता है कल कोई दूसरा बलबन यहाँ से पैदा हो जाए। तो उसने इस पूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, चालीसा। तो आपसे पूछा जाए चालीसा की समाप्ति या चालीसा को ध्वस्त किसने किया, तो बलबन ने किया, तुर्कान चहलगानी को। बलबन द्वारा जो मंगोल अभियान था, उस मंगोल अभियान के दौरान उसने जिस तरह से डिफेंसिव पॉलिसी अपनाई थी, और उस समय एक बात और भी थी कि उसने अपनी सेना के संदर्भ में एक नया सैन्य विभाग सुदृढ़ किया, जिसका नाम था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज, ये क्वेश्चन पिछली बार किसी आरएएस के एग्ज़ाम में आया हुआ है। दीवान ए अर्ज मतलब एक सैन्य विभाग, और इस सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता था उसको कहते थे आरिज। आरिज इसको कहा जाता था, या पूरा नाम इसका था आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक। तो ये जो आरिज है, ये सैन्य विभाग का प्रमुख, जैसे आजकल हम डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं, कुछ उस तरह का व्यक्ति था। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नया सैन्य विभाग बनाना, एक सुदृढ़ नीति बनाना। बलबन ने सैन्य संगठन पर बहुत अधिक बल दिया, सैन्य संगठन, क्योंकि सैन्य संगठन, सैन्य अभ्यास, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि उसने ये नहीं किया कि एक तरह से सैनिक अभियान किए जाए, अभियानों पर बल कम दिया उसने, अभियान नहीं या कम, बल्कि उसने बल दिया सुदृढ़ीकरण पे। दिल्ली सल्तनत का कंसोलिडेशन किस तरह से किया जाए, सुदृढ़ीकरण किस तरह से किया जाए, और इस प्रकार से उसने एक नए राज्य की इस तरह से स्थापना की। बलबन के बाद जो दो महत्वपूर्ण उसके उत्तराधिकारी आए, जो उसके ग्रैंडसन थे, जिनको हम कैकुबाद कहते हैं। कैकुबाद और क्यूमर्स, ये दो नाम आते हैं, कैकुबाद और क्यूमर्स। और इसके उपरांत
बलबन के इन दोनों उत्तराधिकारियों के उपरांत नया राजवंश आ जाता है, जिसे हम खिलजी राजवंश कहते हैं। खिलजी क्रांति, के.एस. लाल ने इसको खिलजी क्रांति कहा है। इस प्रकार से एक नया राजवंश पुनः फिर सत्ता में बलबन के उपरांत और उसके उत्तराधिकारियों के उपरांत आता है। थैंक यू, धन्यवाद।